वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है सभी का अपने इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री एफएस सीएसए वाला पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड हेल्थी भी होंगे। तो सभी का मोस्ट वेलकम है। फटाफट आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से अपनी यूपी कैट तैयारी कर रहे होंगे बिना कोई प्रॉब्लम के, क्योंकि अपना प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर सीरीज चल रहा है। आप लोग प्रॉपरली डेली जब भी मैं अपलोड करूँ उसे अच्छे से देखा करो, फुल्ली वॉच किया करो, ठीक, बिना उसको स्किप किए। साथ ही अपने दोस्तों को भी, जो लोग भाई बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर किया करो। आज चलिए अपना मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका मॉडल पेपर 3rd। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। जहाँ तक अपनी कोशिश रहती है कि आप लोग क्लियर दिख जाए। तो आज मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि मुझे क्लियर दिख रहा है अपने कैमरे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और कम भी टाइम बहुत बचा है एग्जाम को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा है यहाँ पर कि बहुलीकरण में मोनोसेकेराइड के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़ते हैं? तो बहुलीकरण में मोनोसेकेराइड के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़े रहते हैं भाई? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। एस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट का पहला आंसर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। पूछा है इनमें से कौन सा पदार्थ डाइसैकेराइड नहीं है? इनमें से कौन सा पदार्थ डाइसैकेराइड नहीं है? माल्टोज, मैनोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कौन सा इसमें से डाइसैकेराइड नहीं है? इसका आंसर आपका हो जाएगा मैनोज, ठीक। मैनोज आपका डाइसैकेराइड नहीं है, बाकी ये माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये आपके डाइसैकेराइड में आते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि एक ग्लूकोज के तथा एक लैक्टोज के अणु के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से किसका अणु बनता है? क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार इसको फास्ट आप लोग रीड करिए। एक ग्लूकोज के एक तथा एक लैक्टोज के अणु के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से किसका अणु बनता है? तो कौन सा अणु बनता है भाई? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, राइबोस, कौन बनता है? इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर नंबर बी, लैक्टोज, ठीक। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? स्तनधारियों की त्वचा पे, कीट व अन्य आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्यकाल, पेड़ों की छाल पर, मछलियों के अंतःकाल पर, यह आपका पाया जाता है। कीट तथा वह अन्य आर्थ्रोपोडा जो कि जंतु के बाह्यकाल, इसका जो होता है बॉडी वॉल बना होता है, वो इसी काइटिन का बना होता है। पूछा है कि मधुमक्खी का छत्ता किस पदार्थ का बना होता है? सेलुलोज का, काइटिन का, कार्क का, मोम का, इसका बना होता है? तो ये आपका बना होता है मोम का, याद रखना इसे, वैक्स, ठीक। वैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनके छत्ते बनाने के लिए। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूक्लियोटाइड अणु किन किन अणुओं से बनता है? न्यूक्लियोटाइड पूछा है, ठीक। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये किससे होता है भाई? नाइट्रोजनी क्षार प्लस फास्फेट समूह से। नाइट्रोजन जो कि आपका ये समाक्षार और जबकि पेंटोज शुगर है वो, और फास्फेट समूह किससे? या फिर न्यूक्लियोसाइड्स, फास्फेट समूह, या इनमें से दो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का? इसका आपका आंसर होगा बी, ठीक। आंसर नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन और शुगर और फास्फेट, ये तीनों इसमें रहते हैं, ठीक। आप लोग मुझे जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें कमेंट करके बताइएगा कि उसमें कौन कौन से आते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि टीनिया सोलियम का द्वितीयक पोषक, टीनिया सोडियम का द्वितीयक पोषक, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, सॉरी बट मैंने आप लोग को ये नहीं करवाया ना अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 7, न्यूक्लियोसाइड अणु के संयोजन में भाग लेने वाले अणु। देखो अभी यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था, तो न्यूक्लियोसाइड पूछा है, तो ठीक। यहाँ पर आपका जो इसमें 3 है उसमें से एक नहीं रहेगा। कौन सा नहीं रहेगा आपको वो पहचानना है। तो नाइट्रोजनी समाक्षार और पंचगर्भी शर्करा, जबकि नाइट्रोजन बेस है वो रहेगा, और फास्फेट शुगर, या फिर नाइट्रोजनी जो बेस है वो, या फिर फास्फेट शुगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका 7 का ए, ठीक। तो ये आपका रहेगा जो आपका फास्फेट ग्रुप है, अगर ये जुड़ जाता है तो आपका हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अगर ये नहीं जुड़ता है फास्फेट ग्रुप तो आपका हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ये आपका डीएनए में पाया जाता है, ठीक। फिर उससे आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि टीनिया सोलेनियम का द्वितीय पोषक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक, सुअर, पिग। और फिर पूछा टीनिया में कौन सा तंत्र अधिकतम विकसित होता है?
टीनिया में कौन सा जो है कि तंत्र अधिकतर विकसित होता है? क्वेश्चन नंबर 9, आंसर नंबर बी, ठीक, जनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीनिया में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचनाएं होती हैं? शिखा कोशिकाएं, क्लोन, क्लोम या फिर नेफ्रिडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक, शिखा कोशिकाएं। हाइड्रा में तीव्र गति की विधि, तीव्र गति की विधि क्या है? लूपिंग, पदभ्रमण, विसर्पण, सोमरसॉल्टिंग, क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 11, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक, सोमरसॉल्टिंग। याद रखना ये सब चीज़। हाइड्रा में जनन की सबसे सामान्य विधि है, हाइड्रा में जनन की सबसे सामान्य विधि क्या है? मुकुलन, लैंगिक जनन, पुनरुद्भवन, ये सब। तो इसमें से कौन सबसे जो कि कॉमन जनरल मेथड है? तो क्वेश्चन नंबर 12, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, मुकुलन द्वारा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन याद रखना। पूछा है क्वानोसाइड कोशिकाएं पाई जाती हैं केवल नाइडेरिया में, स्पंजों में, एस्केरिस में, ट्रिमेटोडा में, किसमें पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 13, जिसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, स्पंजों में। फिर पूछा कि वीनस की फूलों की डलियां किस स्पंज के सूखे कंकाल को कहते हैं? तो किसको कहते हैं भाई? हम लोग इसको पढ़िए ऑप्शन, ठीक, आपका इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर नंबर बी, ठीक। फिर चलिए अब इधर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। कोशिश अपनी जारी है कि आप लोग को अच्छे से अच्छा वीडियो जो प्रोवाइड कराया जाए, जैसा कि अपना कंडीशन उसके हिसाब से। पूछा है तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती है मच्छर में, स्पंजों में, हाइड्रा में, निमाटोड में, किसमें नहीं होती हैं? इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि स्पंज में आपका नहीं होती तंत्रिका कोशिका। अमीबा की खाद्य रिक्तिका में माध्यम होता है, तो जब का अमीबा का जो खाद्य रिक्तिका होता है उसका जो मीडियम होता है कैसा होता है? एसिडिक होता है, क्षारी होता है, कि अम्लीय होता है, कि उदासीन होता है, या पहले अम्लीय फिर क्षारी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर नंबर डी, पहले अम्लीय होता है फिर छाली जाता है, ठीक। पूछा कोशिका अंगक जो केवल प्रोटोजोआ संघ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्लाज्मा लेमा, संकुचनशील रिक्तिका, सीलिया, पदार्थ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 17 का, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो संकुचनशील रिक्तिका होती है, ठीक। अमीबा में परासरण नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा लेमा द्वारा, प्लाज्मा जेल द्वारा, परासरण द्वारा, संकुचनशील रिक्तिका द्वारा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक, संकुचनशील रिक्तिका। ये सब कॉमन चीज़ें हैं, आप लोग 12th में पढ़ते हो, इसको अच्छे से पढ़ के रखे रहना, भूलना नहीं है, ठीक। केचुए में किन खंडों में सीटी नहीं पाई जाती है? तो केचुए के किन खंडों में सीटी नहीं पाई जाती है, ठीक। तो इनका आप लोग को जितना खंड है, सब किस खंड पे क्या है, सबका खंड का अलग अलग फंक्शन होता है, उसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19, जिसका आपका आंसर हो जाएगा डी, पहला, अंतिम और 14वां और 16वां जो कि खंड पर नहीं पाया जाता है सीटी। केचुए में जोड़ीदार हृदय किन खंडों में होता है? जो जोड़ीदार हृदय होते हैं, पेयर में हार्ट होते हैं, वो किन में होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आंसर आपके सामने है ए, ठीक, 7, 9, 12 एंड 13 में। केचुए के वृषण किन खंडों में होते हैं? जो केचुआ होता है, अर्थवम, उसका जो टेस्टिस होता है, वह किस खंडों में होता है? तो भाई 11वें, 12वें, 14वें, 15वें, 12, 13 या फिर 10 व 11, किस में होता है भाई? तो 21, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक, आंसर नंबर डी, 10 व 11, याद रखना। फिर आपसे पूछा गया है कि केचुए में खंड संख्या 9, 7, 12 तथा 13 में उपस्थित रचनाएं होती हैं। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। शुक्रग्राहिका होती है, पृष्ठ हृदय होता है, पार्श्व हृदय होता है, विषण स्थूल होता है, क्या होता है भाई? इसका आपका आंसर हो जाएगा 22, आंसर नंबर सी, ठीक, पार्श्व हृदय होता है। केचुए में शुक्रग्राहिका स्पर्मेथिक छिद्र किन किन अंतरखंड खांचों में होता है? तो आपको बताना है किन किन अंतरखंड जो कि खांचों में होता है, अंतरखंड खांचों में। तो क्वेश्चन नंबर 23, जिसका आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, ठीक। फिर पूछा आपसे काकरोच के हृदय में कच्छों की संख्या होती है 13, 9, 12,
15, तो मैंने आपको बताया था पिछले 2 प्रैक्टिस आपके प्रैक्टिस सेट में भी और मॉडल पेपर में भी, इसमें आपके होते हैं 13, याद रखना इसको, ठीक। 24 ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया है कि पेरिप्लेनाटा किस संघ का सदस्य है? एनिलिडा, प्लेटेहेमिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो आप लोगों ने सुना होगा कॉकरोच का नाम पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना, तो ये आपका आता है जो कि आर्थ्रोपोडा में, ये इंसेक्ट में आता है, तो ये आपका मोस्टली इंसेक्ट जितने होते हैं वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। पूछा है काकरोच की देह गुहा होती है, तो काकरोच की देह गुहा कैसी होती है? सीलोम होती है, हीमोसील होती है, स्यूडोसील होती है, सिलेंट्राल होता है। कैसा होता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर नंबर बी, हीमोसील होती है, इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है ना, तो वही है। पूछा आपसे काकरोच के 2 जोड़ी पंख किन खंडों पर होते हैं? तो किस पे होता है भाई? प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स पे, या फिर मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पे? प्रोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, ठीक। तो कॉकरोच में 3 आपके जो थोरेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक आपका जो हेड वाला रीजन होता है प्रोथोरेक्स होते हैं, मिडल रीजन हो जाते हैं जिसे बोलते हैं मीजोथोरेक्स, और सबसे जो एंड जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेटाथोरेक्स, ठीक। तो यहाँ इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, याद रखना। फिर आपसे पूछा कि काकरोच के वक्ष भाग में खंडों की संख्या, जो उसका एब्डोमेन वाला पोर्शन होता है, सबसे पीछे का पोर्शन जो होता है ये वाला, ठीक। तो इसमें पूछा है कि जो वक्ष भाग में खंडों की संख्या, जो ये खंड होते हैं वो कितने होते हैं, आपसे पूछा गया है ये। सो इसका आपको आंसर बताना है, 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा, कितना होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3। याद रखना इसे भाई, अच्छे से बोलना नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। सो क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, फिर आपसे पूछा गया है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, ठीक। कोम्लोबेल्ट ग्रंथि किसके जननांगों में होती है? कोम्लोबेल्ट ग्रंथि किसके जननांगों में होती है? नर काकरोच के, मादा काकरोच के, मेंढक के, केचुआ के। तो किसमें होती है भाई? कमेंट करके बताओ। सो इसका आपका आंसर होगा 29, जिसका आंसर होगा ए, नर काकरोच में, मेल कॉकरोच में होता है, ठीक। आपसे पूछा गया कि पक्षियों में पक्षियों की हड्डियां होती हैं कैसी? लचीली होती है, कैल्शियम रहित होती हैं, ठोस व मजबूत होती हैं, छिद्रयुक्त व वायु से भरी होती हैं। तो जानते होगे पक्षियां हवा में कैसे उड़ती हैं भाई, तो उनका मेन एक रीजन ये भी होता है। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा 30 का डी, ठीक है। इन्हीं के कारण वो उनका शरीर जो है कि हल्का पड़ जाता है। फिर बाह्य कण किन जंतुओं में होते हैं? मछलियों में, सरीसृप में, उभयचरी में, सरीसृप पक्षियों तथा स्तनियों में। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक। मतलब ये पूछा है बाह्य कण, जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ किस में होते हैं? तो इन्हीं में होते हैं भाई, नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा अगर पढ़े होगे तो आप लोग बता दोगे। फिर आपसे पूछा है कि सर्प किस वर्ग के जंतु हैं? एनिलिडा, एम्फीबिया, लेसर्टिलिया या सरीसृप। तो एक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा सर्प, जिसे बोलते हैं ना, एकदम शुद्ध भाषा में सर्प बोलते हैं, सांप को सर्प वही लिखा है। सो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो, अगर नहीं पढ़े हो ना और बाई चांस भूल गए या फिर कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे भी आंसर लगा सकते हो। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 32 का डी, सरीसृप, ठीक। आप लोग ऐसे भी आंसर लगा सकते हो। फिर पूछा कि भ्रूण के चारों ओर एनियन नामक रचनात्मक आचरण इनमें से किससे बना होता है? नहीं, किसमें बना होता है पूछा है। तो काकरोच में, टोड में, मछली में, छिपकली में। सो किसमें बना होता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 33, जिसका आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक, छिपकली में, लिजार्ड में। पूछा है कि एमनियोटा समूह में आते हैं, एमनियोटा समूह में आते हैं किस समूह? पक्षी व सरीसृप में, सरीसृप और स्तनी में, पक्षी व स्तनी में, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी में, किस में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 34, जिसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक, पढ़ लेना। फिर आपसे पूछा गया कि सेलेमेंडर होता है, एक पक्षी होता है, मोलस्का होता है, उभयचर होता है, इकाइनोडर्म होता है, क्या होता है? सो इसका आपका आंसर होगा 35, क्वेश्चन नंबर 35, जिसका आंसर होगा सी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 उभयचर होगा इसका आंसर, ठीक। कंगारू होता है कैसा? यूथेरियन पक्षी होता है, प्रोथेरियन होता है, मेटाथेरियन होता है, कैसा होता है भाई? तो 36, जिसका आंसर रहेगा आपका डी, मेटाथेरियन। कौन सा जंतु
किलोनियागढ़ का है। किलोनियागढ़ का कौन सा जंतु है? छिपकली है, सर्प है, घड़ियाल है, कछुआ है, कौन सा भाई? तो 37 जिसका आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो फटाफट अच्छे से रिवीजन करते रहो सभी लोग, साथ ही अपने इस मॉडल पेपर को भी अच्छे से देखते रहो, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे छूट रहे हैं, कौन सा टॉपिक छूट रहा है उसे देखते रहो। तो क्वेश्चन नंबर 38, संघ जिसमें स्थलीय, जलीय व उड़ने वाले सदस्य होते हैं, तो कौन सा? आर्थ्रोपोडा, स्तनी, एनिलिडा, प्रोटोजोआ, किसमें होते हैं भाई? तो इसमें पूछा है आपसे कौन सा जिसमें जल आपके स्थलीय होते हैं, जलीय होते हैं, उड़ने वाले सदस्य होते हैं। तो कौन से होते हैं भाई? आप लोग जानते होंगे। ठीक, थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड पर प्रेशर दो। तो क्वेश्चन नंबर 38 जिसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, गण स्केवमेटा में आते हैं। स्केवमेटा में कौन आते हैं? क्रोकोडाइल, कछुए व पेंगोलियन, चमगादड़, छिपकलियां व सर्प, कौन आते हैं भाई? तो 39 जिसका आपका आंसर हो जाएगा डी, छिपकलियां व सर्प। फिर पूछा है पाद विहीन उभयचर कौन है? ठीक, हाइला है, नेक्टिवरस है, एम्बिस्टोमा है, या फिर इक्थियोफिस है। इक्थियोफिस है, इसमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, पूछा है कि भारतीय बुल कॉग का वैज्ञानिक नाम है। भारतीय कुल कॉग का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना, राना एस्कुलेंटा। फ्रॉग है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हल्का सा दिखा है मुझे। ठीक है, ये फ्रॉग आपसे पूछा कि जो कि भारतीय बुल फ्रॉग है उसका वैज्ञानिक नाम क्या? कि राना कैटेरियाना, राना सिल्वेटिका, क्या है इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर 41 जिसका आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय पूछा है तो आपका राना टिग्रीना हो जाएगा। ठीक, पूछा है कि पक्षियों के स्वर तंत्र को कहते हैं, पक्षियों के स्वर तंत्र को क्या कहते हैं? तो 42 जिसका आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, साइरिंग्स कहते हैं। चौवेसमी हृदय किसमें किन में होते हैं? चौवेसमी यानी कि 4 वेसम किसमें होते हैं भाई? सरीसृप में, स्तनियों में, उभयचर मछलियों में। तो आपके ये आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्तनी जो होते हैं मैमल्स उसमें होते हैं। कोलेटीरियल ग्रंथि पाई जाती है मादा काकरोच में, एनोफेलीज में, नर काकरोच में, हाइड्रा में, किसमें पाई जाती है? 44, क्वेश्चन नंबर 54 जिसका आंसर हो जाएगा ए, मादा काकरोच में। काकरोच के पादों में सबसे छोटा पोडोमियर होता है, प्रोकेंटर, कॉक्सा, फीमर, टिबिया। ठीक, तो जानते हो आप लोग जिसका पैर होता है उसमें बहुत से पार्ट होते हैं अलग अलग। ठीक, तो सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो फीमर होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है। तो यहाँ सबसे छोटा पार्ट पूछा गया है तो आपको बताना है। तो इसमें सबसे जो छोटा पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 जो आपका हो जाएगा प्रोकेंटर, याद रखना। ठीक, फिर आपसे पूछा है कि ओमेटिडिया आँखों में पाया जाता है। ठीक, ओमेटिडिया आँखों में पाया जाता है, तो स्तनियों की, पक्षियों की, कीटों की, उभयचरों की। तो क्वेश्चन नंबर 46 आंसर नंबर बी यानी कि कीटों की। ठीक, फिर आपसे पूछा गया कि पेरीप्लेनेटा के जीवन चक्र में कायांतरण नहीं होता है, अपूर्ण कायांतरण होता है, पूर्ण कायांतरण नहीं होता है, जटिल कायांतरण होता है। इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इंग्लिश में बोलते हैं, वही चीज़ लिखा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा 47, क्वेश्चन नंबर 47 जिसका आपका आंसर होगा सी, आंसर नंबर सी, अपूर्ण कायांतरण, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। सामान्य बाथ स्पंज का वैज्ञानिक नाम, सामान्य बाथ स्पंज का वैज्ञानिक नाम यूस्पिंजिया यूप्लेक्टेला। ठीक, स्पंजिला हाइलोनीमा। तो क्या हो जाएगा 48, क्वेश्चन नंबर 48 इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो आपका पूछा है कि केचुए में पार्श्वीय हृदयों की संख्या होती है, पार्श्वीय हृदय की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 6, 12। तो 49, क्वेश्चन नंबर 49 जिसका आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी यानी कि 2 जोड़ी। काकरोच में एलरी पेशी किसी से संबंधित होती हैं? काकरोच में एलरी पेशी किससे संबंधित होती हैं? तो बाह्य कंकाल से, आपका पाद से, आहार नाल से, हृदय से। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर डी यानी कि आपका हृदय से। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध आपकी जो कि परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका जीके स्टार्ट हो रहा है। तो 51 क्वेश्चन नंबर जिसका आपका आंसर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, महानदी पर। रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये आपके हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में
सोनभद्र जिले में स्थित है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? 53 क्वेश्चन नंबर, जिसका आपका आंसर हो जाएगा, पूछा है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? हरिवंश खुराना, राजेंद्र प्रसाद, सीवी रमन, कौन है भाई? तो या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 53, जिसका आंसर है नॉन ऑफ दिस। पूछा गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर गंगा नदी की लंबाई आपकी हो जाएगी जो है कि 2525 किलोमीटर। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, मायावती, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी, कौन थी भाई? सभी लोग जानते हो। ठीक, ज़्यादा इसमें सोचने की बात बिल्कुल नहीं है, आपकी इंदिरा गांधी हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? जम्मू कश्मीर जो है 56 क्वेश्चन नंबर, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी। आप लोग को ये बताना, इसमें जानते होगे कि अपना जो जम्मू कश्मीर है वो अब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में आता है। पूछा कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ठीक, तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 57, क्वेश्चन नंबर 57, जिसका आपका आंसर है ए, आंसर नंबर ए, 2 जून 2014 में। तो तेलंगाना की राजधानी आपको मालूम होगा कि हैदराबाद है, और आपको कमेंट में बताना है कि जो आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो प्रेजेंट में क्या है। काबुल राजधानी है किसकी? काबुल अफगानिस्तान, काबुल याद रखना। थाईलैंड की राजधानी है भाई, टोक्यो है, बैंकॉक है, बगदाद है, रियाद है। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है इसमें से? आपकी जो है कि बैंकॉक है। फिर आपसे पूछा गया है कि जो है कि रियाल मुद्रा है इराक का, पाकिस्तान का, ईरान का, भूटान का है, तो किसका मुद्रा है भाई? किस देश का? तो क्वेश्चन नंबर आपका 60, इसका आंसर हो जाएगा इराक का। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 29 अगस्त, 16 अक्टूबर, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 61 का डी, नॉन ऑफ दिस। हाल ही में सरकार ने कौन से कानून वापस लिए? तो ये आपका करंट अफेयर्स का है, तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो, बट मैं आप लोग को इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। कृषि कानून, ठीक है। फिर पूछा कि तीनों कृषि कानून सरकार ने कब वापस लिए? पूछा है आपसे ये कब लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 63, जिसका आंसर है ए, आंसर नंबर ए। ठीक, 19 नवंबर 2021 को। भारत छोड़ो किसने कहा? महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, किसने कहा भाई? 64, आंसर नंबर 64, जिसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर नंबर ए, महात्मा गांधी ने। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? चीता, हिरण, भैंस, हाथी। तो ये भी आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें आपका जो कि आंसर हो जाएगा 65, क्वेश्चन नंबर 65, हाथी। ठीक, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1920, 1922, 1966, 1943, कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 66, क्वेश्चन नंबर 66, जिसका आंसर हो जाएगा बी, 1922, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर। लाइट कट गई, बट मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो आपका हो जाएगा इसमें से जो है कि 67, क्वेश्चन नंबर 67, जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, प्रशांत महासागर। ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो भाई ये हॉस्टल है, यहाँ पर कभी कभी लाइटें चल जाती हैं, बट कोई नहीं, जैसा कि आपको क्लियर एकदम दिख रहा हो, क्लियर कट। ठीक, तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा चार मीनार कहाँ पर स्थित है, जो आपका की है 68, क्वेश्चन नंबर, इसका आपका आंसर हो जाएगा थी हैदराबाद। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? 69, क्वेश्चन नंबर 69, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, जापान में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, बुध है, कौन है भाई? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, शुक्र हो जाएगा। ठीक, जिसे भोर का तारा शायद बोलते हैं, मुझे जहाँ तक मालूम है, मैंने भी बहुत पहले सुना था। फिर आपसे पूछा गया कि केला में शुगर की मात्रा कितनी होती है? तो जो आपका बनाना है उसमें शुगर की परसेंटेज पूछा है आपसे, 26%, 27%, 30%, 45%। इसका आंसर आपका हो जाएगा 71, क्वेश्चन नंबर 71 का ए, आंसर नंबर ए, 26%।
फिर आपसे पूछा गया है कि केले के पुष्पक्रम को कहते हैं पेनिकल, स्पाइक, स्पेडिक्स, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेडिक्स। ठीक। आपसे पूछा गया कि आम में उपज प्रति हेक्टेयर होता है कितना? 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 250, 1500 से 200 कुंटल, 400 कुंटल। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 73, जिसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक, 150 से 200 कुंटल। नीलम प्लस अल्फांसो संकरण है किसका? ये मतलब किसका एक पेरेंट है आपका? सिंधु का है, रत्ना का है, अम्रपाली का है, मल्लिका का। तो 74 आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, आंसर नंबर बी रत्ना का हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आम की पछेती प्रजाति है, दशहरी है, गोपाल भोग है, चौसा है, अम्रपाली है। कौन है? तो सभी लोग जानते हो कि सबसे लेस्ट में आपके जैसे बारिश स्टार्ट हो जाता है तब एक आम आता है जिसे बोलते हैं चौसा। ठीक, सबसे लेट वैरायटी यही है। आम की अचार वाली प्रजाति है, कौन सी है? रायकेला है, जिसे रमकेला भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका है रमकेला, सिंधु है, चौसा है। कौन है भाई आम के अचार वाली सबसे फेमस वैरायटी? सभी लोग जानते हो। ठीक, 76, क्वेश्चन नंबर 76 आपका जो है कि आंसर हो जाएगा 76 का डी। राम, यहाँ इसको बोलते हैं रामकेला, रामकेड़ा, कुछ भी। ठीक है, सब लोकल भाषा में अलग अलग बोलते हैं। पूछा है आम में परागण किसके द्वारा होता है? जो आम में पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है? तो कीट के द्वारा, मस्का डोमेस्टिका के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, राना टिग्रिना के द्वारा। सो आप लोग को मालूम होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि घरेलू मक्खी द्वारा जो है कि इसमें परागण होता है। तो जो उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मस्का डोमेस्टिका। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो जिनको भी भाई इसका साइंटिफिक नेम नहीं मालूम है तो क्वेश्चन गलत कर दोगे, मधुमक्खी लगा दोगे। ठीक है, या कुछ और लगा दोगे। तो उनको आपसे पूछा कि केले में प्रवर्धन के लिए साकर्स जो साकर्स होते हैं उनकी लंबाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 60 से 90 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर। सो कितना होना चाहिए? इसका आंसर आप लोग सोचिएगा। सो मैं आंसर बताता हूँ इसका आंसर होगा 78 क्वेश्चन नंबर, जिसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 60 से 90 सेंटीमीटर। आम किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? आपका ये सभी लोग को मालूम होगा कि इसका विटामिन ए का सबसे बेस्ट सोर्स है। एरोइंग संबंध है किससे? धान से है, ज्वार से है, गन्ना से, जय कि धान से, किससे है भाई? तो इसका आपका आंसर है 80 का सी, यानी कि जो आपका गन्ना शुगर केन है उससे। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो आपका 1960 में। कौन है भाई? तो जीबी पंत का नाम सुना है सभी ने? पहले उत्तर प्रदेश में थी, जो उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था। तो जब उत्तराखंड का विभाजन हुआ तो ये पंतनगर उत्तराखंड में चली गई। ठीक, आपसे पूछा गया कि अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है। तो अम्लीय भूमि का जो पीएच मान, जो एसिडिक सॉइल होती है, भूमि होती है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा। तो 7 उदासीन होता है, 7 से कम आपका एसिडिक नेचर में आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 82 जिसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 7 से कम। गन्ने का बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना है भाई? तो 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, 80 से 90 क्विंटल पर हेक्टेयर, 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गन्ने में उसका बीज दर। तो क्वेश्चन नंबर 83 जिसका आपका आंसर है 83 का बी, याद रखना 60 से 70 क्विंटल। तारावड़ी किस फसल की जाति है? तो गेहूं की, धान की, ज्वार की, मक्का की। तो क्वेश्चन नंबर 84 जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, ज्वार की। याद रखना कपास के रुई और बिनौले के अनुपात को कहते हैं चुनाई, बिनौला प्रतिशत, जीनिंग परसेंटेज, या सभी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 85 का सी। ठीक, जीनिंग लिखा है, इसको गिनिंग परसेंटेज बोलते हैं। फिर आपसे पूछा HCN की समस्या पाई जाती है। जो आपका HCN होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये किस में पाई जाती है समस्या? मक्का में, चना में, ज्वार में, बाजरा में। ठीक, तो यह आपकी पाई जाती है जो है कि क्वेश्चन नंबर 86 सभी लोग को मालूम होगा, बट कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपके जो पूछिए HCN की समस्या पाई जाती है क्वेश्चन नंबर 86 जिसका आपका आंसर हो जाएगा ज्वार में। ठीक, ज्वार, बाजरा नाम सुने हो ना, सोरगम, वही। फिर वर्षा प्रजाति है, तो बाजरा की, ज्वार की, मक्का की, सोयाबीन की। तो आपकी प्रजाति है 87 क्वेश्चन नंबर जिसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, फिर आपसे पूछा सूट फ्लाई नुकसान पहुंचाती है धान को, ज्वार को, अरहर को, सोयाबीन को। किसको नुकसान पहुंचाती है सूट फ्लाई? कमेंट करना, या फिर जानते हो तो बताओ।
सो इसका आपका आंसर हो जाएगा 88, जिसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बी। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बी ज्वार। पूछा कि बहु कटाई वाली ज्वार की चारे की जाति है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सी है भाई, क्वेश्चन नंबर 89, जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, एमपी चरी। निम्नलिखित में से कौन सा नाशक माइट्स को भी नियंत्रित करता है, तो एंडोसल्फान, मोनोक्रोटोफास, साइपरमेथ्रिन, टॉक्साफिन, कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 90, जिसका आंसर हो जाएगा बी, साइपरमेथ्रिन। याद रखना, बाजरा का जन्म स्थान, ओरिजिन प्लेस ऑफ बाजरा, सो इसका आपका हो जाएगा अफ्रीका, अरब, भारत, चीन। तो ये आपका हो जाएगा 91, क्वेश्चन नंबर 91, जिसका आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक। पूसा 323 प्रजाति है बाजरा की, ज्वार की, मक्का की, धान की, किसकी प्रजाति है, जो कि 92 क्वेश्चन नंबर, जिसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, बाजरा की। फिर पूछा है आपसे अर्गट रोग किस फसल से संबंधित है, तो अर्गट रोग किस फसल से संबंधित है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 93, जिसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अर्गट आपके बाजरा में लगता है, फेमस है, सभी लोग 12th में पढ़े होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से, ये इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तो क्वेश्चन नंबर 94, जिसका आपका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। ठीक, 1 हेक्टेयर में बाजरा की बीज पड़ती है, कितनी पड़ती है, 4 से 5, 8 से 10 किलो, 6 से 7 किलो, 10 से 12 किलो, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 95, क्वेश्चन नंबर 95, आंसर नंबर ए। याद रखना, 4 से 5 किलो। ट्रिटिकल किसके संकरण से बना हुआ है, तो जो ट्रिटिकल एक है, ये किसके, गेहूं और जौ और राई, गेहूं और राई, गेहूं और जई, तो किससे बना है भाई, 96, सभी लोग को मालूम होगा इसका आंसर, आंसर नंबर इसका बी, गेहूं और राई। आपसे पूछा गया कि फलरिस माइनर किस फसल में उगता है, धान में, गेहूं में, गन्ना में, आलू में, तो इसका आंसर रहेगा गेहूं में। ठीक, गेहूं सा खरपतवार फेलरिस माइनर का नियंत्रण किससे किया जाता है, 2,4-D से, बेसालिन से, आइसोप्रोटिरान से, पेंडामिथिलिन से, सो इसका कंट्रोल आपका किससे किया जाता है, 98, क्वेश्चन नंबर 98, जिसका आंसर हो जाएगा बी, आइसोप्रोटिरान से। गेहूं में करनाल बंट होता है, गेहूं में करनाल बंट किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा, फफूंदी द्वारा, विषाणु द्वारा, आपके जिंक की कमी के द्वारा, किसके कारण होता है, तो क्वेश्चन नंबर 99, जिसका आंसर हो जाएगा आपका वायरस के द्वारा। फिर आपसे पूछा गया कि गेहूं का सेहू रोग, ईयर कोकल बीमारी होती है, किससे, वायरस द्वारा, फफूंदी द्वारा, जीवाणु द्वारा, निमेटोड द्वारा। ठीक, सो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर जो है कि यहाँ पर सी, निमेटोड द्वारा। ठीक, तो इसमें एक और डिजीज लगती है जिसे बोलते हैं टुंडो डिजीज, वो किसके द्वारा लगती है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक, मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर आपसे पूछा है कि सामान्यतः विधि द्वारा रोपित धान के पौधे की उम्र होती है 12 से 14 दिन, 21 से 25 दिन, 18 से 20 दिन, 30 से 35 दिन, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 101, जिसका आंसर हो जाएगा 21 से 25 दिन उसकी सीडलिंग, ओल्ड सीडलिंग यूज करते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। संकर धान की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, संकर धान, क्वेश्चन नंबर 102, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 20 किलो प्रति हेक्टेयर। खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है, मक्का, गेहूं, धान, कपास, फेमस क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बार बार रिपीट होता है धान में। खैरा फिर धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, भाई ये भी जानते हो, रिपीटेड क्वेश्चन है, जिंक है। ठीक, देश में कृषि फसलों में अग्रणी राज्यों व फसलों के जोड़ों प्रस्तुत है, गलत जोड़ा अंकित करिए, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश, चावल बिहार, जूट पश्चिम बंगाल, तो इसमें जो गलत जोड़ा है क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक, पूसा 1121 किस फसल की प्रजाति है, गेहूं, धान, जौ, मक्का, क्वेश्चन नंबर 106, जिसका आंसर हो जाएगा बी, 106 का धान हो जाएगा। ठीक, डेपोक विधि किस फसल से संबंधित है, तो ये आप लोग जानते होंगे, कॉमन सी बात है, धान से। धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु मचेटी का प्रयोग रोपाई के कितने दिन पश्चात करना चाहिए, तो मचेटी का आपका यूज पूछा है कब करना चाहिए, रोपाई के कितने दिन बाद करना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 108, जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 3 से 4 दिन बाद। धान में गदी बग कीट आक्रमण करता है, तो कब करता है, फूल आने के समय, अंकुरण के समय, दुधियावस्था के समय, परिपक्वता के समय, तो क्वेश्चन नंबर 109, जिसका आपका आंसर हो जाएगा सी।
ठीक, फूल आने के समय। फिर आपसे पूछा कि बेबीलो के अनुसार धान का उद्भव स्थान कहाँ पर है? चीन है, भारत वर्मा है, इंडोनेशिया है, दक्षिण भारत है। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक, भारत व वर्मा का क्षेत्र। पूछा है कि भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला नलकूप कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 111, जिसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखना ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नलकूप के लिए स्थान व चुनाव किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 112, जिसका आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक, उपरोक्त सभी यानी कि भूमिगत जल से अच्छे स्रोत का स्थान, विद्युत निकटता, ये सब नॉर्मल सी बातें, क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट जो कि पेज पर, ठीक है। सो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो अगर समझ में आए तो भाई एक लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है किसी का। तो चलिए, पूछा है आपसे दो नलकूप के मध्य की दूरी होनी चाहिए 20 से 40 मीटर, 60 से 180 मीटर, 10 मीटर से 20 मीटर तक, 30 मीटर से 50 मीटर तक। तो क्वेश्चन नंबर 113, जिसका आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक, 60 से 180 मीटर। पिस्टन जुड़ा होता है, तो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट ऐसे हो रहा है, ठीक है, जो आपका मॉडल पेपर है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो क्रैंक सॉफ्ट से, संयोजित सड़क से, उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा 114 का बी, क्रैंक सॉफ्ट से, ठीक। मोटर पानी में रखती है, टरबाइन मोटर पानी में रखती है, विकेंद्रीय पंप, विस्थापन पंप, या फिर जल प्लावनी पंप। तो इसका आंसर हो जाएगा 115, क्वेश्चन नंबर 115, जिसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, ठीक। फिर आपसे पूछा कि गेट वाल्व लगा होता है, गेट वाल्व लगा होता है, क्वेश्चन नंबर 116, जिसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। निकासिया प्रदायक पाइप में, टरबाइन पंप में अधिकतम इम्पेलर हो सकते हैं कितने? 25, 20, 30, 40। तो कितने हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 117, जिसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, याद रखना। फिर आपसे पूछा कि प्राथमिक भू परिष्करण का कार्य नहीं होता है, प्राथमिक भू परिष्करण का कार्य क्या नहीं होता है? मिट्टी को काटना, खरपतवार को नष्ट करना, मिट्टी का पलटना, निराई गुड़ाई करना। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 118 का डी, निकाई गुड़ाई या फिर द्वितीयक में ये सब आते हैं। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा है? मिट्टी पलट हल, खूंटीदार हैरो, कल्टीवेटर हो। तो इसमें से आपके हो जाएंगे आंसर 119 के बी, तो कल्टीवेटर। फिर आपसे पूछा है कि जुताई की विधि है खेत की बाहर से अंदर की ओर, खेत की बाहर से बाहर की ओर जुताई, खेत में एक ओर से कोण डालकर जुताई, उपरोक्त सभी। तो 120, क्वेश्चन नंबर 120, जिसका आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी मेथड इसमें यूज की जाती हैं। पूछा है कि भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है भाई? तो 145, 285, 150, 310। तो ये आप लोग जानते हो 310 दिन। गाय, भैंस, बकरी की फैमिली कौन सी है इसमें से? तो बोविडी है, ठीक। याद रखना ये सब चीज़, नॉर्मल सी बात है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बार बार कह रहे हैं भाई, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लो, अच्छे से एडमिशन हो जाए, फिर उसके बाद अपना जो करना है करो, ठीक है। उसके बाद बाकी हम लोग अपना रहेंगे, साथ में ही चलते रहेंगे, चैनल पे जुड़े रहना ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? दक्कन, गिर, खेड़ीगढ़, साहिवाल। तो पूछा कि कौन सी गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 123, जिसका आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक, खेड़ीगढ़, याद रखना। भेड़ के मांस को कहते हैं, तो बीफ कहते हैं, मटन कहते हैं, चिकन कहते हैं, चीवान कहते हैं। तो भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर रहेगा बी। चिकन किसको कहते हैं? मुर्गी, जो कि मुर्गे के मांस को। चीवान किसको कहते हैं? तो जो बकरी होती है, बकरा, उसके मांस को, ठीक। बीफ आपके गाय के मांस को कहते हैं। आपसे पूछा CGRI, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है मथुरा, बीकानेर, इज्जतनगर, गोरखपुर। तो ये आपका आ जाएगा 125 का आंसर मथुरा, ठीक। मखदुम, मथुरा का नाम सुने होंगे। भैंसों के समूह को कहा जाता है फ्लोक, बक, हर्ड, रोम। तो क्या कहा जाता है? 126, जिसका आंसर आप लोग को मालूम है, ठीक। हर्ड कहा जाता है इसके समूह को, झुंड को। पूछा कि पशुओं को जमीन पर लिटाना कहलाता है कलिंग, डोकिंग, कास्टिंग, सभी। तो जमीन पर लिटाना कहलाता है क्वेश्चन नंबर 127, जिसका आंसर रहेगा सी, 127 का कास्टिंग, याद रखना। भैंस की ओट्रस जो कि यूट्रस अवधि होती है, कितनी होती है?
48 से 72 घंटे, 21 दिन, 23 दिन, 16 दिन। सो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 128, जिसका आंसर आपके सामने है सी, 21 दिन का। ठीक, आपसे पूछा गया है कि दूध का सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील अवयव है पायस, फैट, इलास्टिन, लैक्टोज। सो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 129, जिसका आंसर है बी। ठीक, फैट के परसेंट। पूछा कि भैंस का उद्भव स्थान किस देश से हुआ? भारत से, पाकिस्तान से, चीन से, अफगानिस्तान से। सो इसका भी आंसर आप लोग को मालूम होगा। आंसर नंबर ए, इंडिया। आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो इस सब का मैं केवल आंसर बता दूंगा, आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करो। ठीक, जितना सॉल्व करोगे उतना आप लोग के लिए बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 आपको इसको क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद इसको सॉल्व करो। ठीक है, आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 जिसका आंसर है ए। ठीक, चलते हैं जल्दी जल्दी। फिर आपसे पूछा कि यदि tan थीटा ये तो इसका मान कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 132 जिसका आंसर भी हो जाएगा ए। ठीक, 45 डिग्री, पहले इसका 131 का 60 डिग्री cot थीटा, ये आपका इसका मान पूछा गया है। साइन 105 डिग्री का मान, सो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 133 जिसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, याद रखना, यदि tan थीटा इतना तो साइन थीटा इतना, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 134 इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, 0 डिग्री। साइन इतना, कोसेक का मान कितना होगा? 135। 135, क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135, आंसर नंबर बी, याद रखना भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 136 पूछा है, इसका भी आपको मान ही पूछा गया है, तो इसका आपको मान बताना है। तो इसका मान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 का सी, आंसर नंबर सी, 1। ठीक, फिर इसका भी आपको मान ही पूछा गया है, tan थीटा इतना, तो साइन थीटा का मान इतना, कितना होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 137 का सी, आंसर नंबर सी, 3/5। फिर आपको इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 138 जिसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर नंबर ए। याद रखना सभी लोग। साइन 165 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको सॉल्व करोगे भाई, इसको निकालोगे तो 139, क्वेश्चन नंबर 139 का आपका मान आएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर जो है कि फर्स्ट आएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि ये इतना दिया गया है तो इसमें एन का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान जब आप ज्ञात करोगे क्वेश्चन नंबर 140 का, तो आंसर नंबर आपका निकल कर आएगा फर्स्ट n बराबर 8। श्रेणी इतना का nवां पद होगा तो 141, क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, याद रखना, एक वृत्त की छाया इतनी 10√3 मीटर है, यदि वृत्त की ऊंचाई 10 मीटर है तो सूर्य का उत्तांश ज्ञात कीजिए, तो ये आपका कितने डिग्री आएगा? तो 142, इसका आंसर रहेगा ए। याद रखना 30 डिग्री। यदि दो वास्तविक धनात्मक राशियों ए और बी का समान अनुपात गुणनफल इतना है तो हरात्मक क्रमशः ये तो होता है तो क्या? तो आप लोग को ये ऑप्शन देखो, इसके साथ समझो इसको और इसका आंसर लगाओ, तो इसका आंसर रहेगा 143। 143 का आंसर रहेगा बी। ठीक, फिर आपसे पूछा गया कि श्रेणी इतना, तो 20वां पद होगा, कौन सा पद? 20वां पद क्या होगा इसमें? सो इसको आप सॉल्व करना, इसका आंसर रहेगा 144, इसका आंसर रहेगा ए। ठीक, 61। श्रेणी इतना का सर्वांतर होगा, तो सर्वांतर कितना होगा भाई? तो ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक, श्रेणी इतना का सर्वानुपात होगा तो 146 क्वेश्चन नंबर जिसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, 1/5। श्रेणी इतना का 7वां पद होगा, 7वां पद कितना होगा भाई? 147 क्वेश्चन नंबर जिसका आंसर रहेगा बी, आंसर नंबर बी, 147 का। ठीक, 1/20। श्रेणी इतना का अनंत पदों को योग ज्ञात करो, तो इसको जब आपका योग जितना होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 148 जिसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2। फिर आपसे इसका मान पूछा गया है। ठीक, आपसे इसका मान पूछा गया क्वेश्चन नंबर 149 का 149 जिसका आंसर हो जाएगा ए। याद रखना ए। श्रेणी इतना में ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान आप ज्ञात करोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो इसका आंसर आएगा सी, आंसर नंबर सी, याद रखना सी। ठीक, स्टेनस क्लोराइड का सूत्र है, स्टेनस क्लोराइड का सूत्र है। सो 151, क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर रहेगा बी, आंसर नंबर बी। SO4 का तुल्यांकी भार, SO4 का तुल्यांकी भार आपका कितना होगा भाई? तो क्वेश्चन नंबर 152 जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी। ठीक, अमोनियम क्लोराइड।
निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है? कौन यौगिक नहीं है? जल, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा, वायु, क्या इसमें से यौगिक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 154 जिसका आपका आंसर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, याद रखना डी, क्वेश्चन नंबर 154, ठीक है, आंसर नंबर डी। 153, सॉरी मैंने आप लोगों के साथ इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। 153 क्वेश्चन नंबर जिसका आपका आंसर हो जाएगा शहद, ठीक है, ये गलत है, इसे काट देना। और आपको ये SO4 152 क्वेश्चन नंबर है आपका, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, 48 ऐसे होगा, ठीक है, तो उसको सही कर लेना। पूछा है निम्नलिखित में से किसको किंग ऑफ एसिड कहते हैं? तो अम्लों का राजा किसे कहते हैं? HNO3 को, HCl को, H2SO4 को, SO3 को, किसको कहते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 155 इसका आपका आंसर होगा सी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। धामन सोडा का सूत्र, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। सो धामन सोडा का सूत्र क्या होगा भाई? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सभी लोग को मालूम है, बस इसको देख लो एक बार, सूत्र आप लोग को सामने आपके दिया गया है, उसको देखो। सो क्वेश्चन नंबर मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक, डी। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र हो जाएगा आपका 157 का सी, आंसर नंबर सी, ठीक। चलिए, फिर आपसे पूछा गया है कि बुझा हुआ चूने का सूत्र है, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है इसमें? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 158 का डी, ठीक। मोम का पिघलना कहलाता है ऊर्ध्वापातन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 159 जिसका आंसर रहेगा बी, ठीक, भौतिक परिवर्तन। खमीर का उठना किस प्रकार का परिवर्तन है? खमीर का उठना रासायनिक, भौतिक, जैविक, सभी। तो कैसा आपका परिवर्तन है? तो आपका ये हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, रासायनिक परिवर्तन। फिर गुणिज अनुपात के नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, किसने किया था भाई? लुईस प्रास्ट ने किया था, लेडोल्ट ने किया था, या फिर डाल्टन ने, गैलुसैक ने किया था? किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 161 जिसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, डाल्टन ने। अमोनियम मलक की संयोजकता होती है, तो क्वेश्चन नंबर 162 जिसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर नंबर ए, एक, ठीक। फिर आपको पूछा कि Al2SO4 इसका का 3 इसका जो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता आपको बतानी है। सो आप लोग अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ के जाना, इससे आपको अगर अच्छा रैंक लाना हो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ठीक, ये सबसे मेन आपके हो जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको जो रैंक वाइज से बेस्ट रहेंगे अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। सो 163 जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक, आंसर नंबर बी। एसिटिक अम्ल का अणु भार होता है, एसिटिक अम्ल का जो कि इसका अणु भार होता है, क्वेश्चन नंबर 164, आंसर नंबर बी, 60। ओजोन एक है, एक अणुक, त्रिअणुक, द्विअणुक, अष्टअणुक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 165, क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर हो जाएगा O3, इसका आप लोग जानते होंगे सूत्र होता है। फिर आपसे पूछा गया कि 166, क्वेश्चन नंबर 166 जिसका आंसर आपके सामने है, आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ो। 0.24 ग्राम धातु ऑक्सीजन से गर्म करने पर 0.4 ग्राम ऑक्साइड देता है, तो एक धातु का तुल्यांकी भार होगा 166 जिसका आंसर रहेगा सी, 12, ठीक। फिर आपसे पूछा कि 7 ग्राम प्रति लीटर H2SO4 विलयन की नाममात्रता होगी, कितनी होगी? 167 क्वेश्चन नंबर जिसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, याद रखना ये सब चीज, ठीक। फिर 1.36 ग्राम प्रति लीटर क्रिस्टली ऑक्सैलिक अम्ल विलयन की नॉर्मलता होगी, तो 168 क्वेश्चन नंबर 168 जिसका आंसर रहेगा बी, आंसर नंबर बी, ठीक। किसी गैसीय अणु के अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध होता है, कैसा संबंध होता है भाई? तो आपको बताना है, इसका आंसर रहेगा 169, क्वेश्चन नंबर 169 जिसका आंसर रहेगा ए, आंसर नंबर ए, याद रखना। प्रोटीन की त्रिज्या लगभग होती है, कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 170 जिसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी। नाभिक की खोज कितने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, बोहर, चैडविक, किसने की थी भाई? तो आपको बताना है, आप लोगों को इसका ट्रिक भी मालूम होगा, सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये आप लोग को पता होगा। सो क्वेश्चन नंबर 171 जिसका आंसर हो जाएगा ए, रदरफोर्ड, ठीक। हाइड्रोजन का समानास्तिक है, हाइड्रोजन का समानास्तिक है तो क्या है? 172, क्वेश्चन नंबर 172, आंसर नंबर ए, याद रखना सभी चीज, ठीक। क्लोरीन आयन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है?
तो कितनी होती है भाई? 7 होती है, 18 होती है, 8 होती है, 17 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 173 जिसका आंसर हो जाएगा सी, 8 होती है। समभारी होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं, प्रोटॉन समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 174, आंसर नंबर ए, परमाणु भार समान होते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं धनावेशित, उदासीन, ऋणावेशित, सभी। सो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 175 का सी, आंसर नंबर सी, उदासीन होते हैं। निम्नलिखित में से विमाहीन राशि है। विमाहीन किसकी विमाहीन राशि है? बल, विकृत, बलागुण, दाब। तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 176, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, विकृति। क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है? वेग, त्वरण, बल, गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा 177 का डी, याद रखना, गतिज ऊर्जा। रेखीय वेग वी तथा कोणीय वेग डब्ल्यू में संबंध होता है, जो बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है कि सही है। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 178 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक, याद रखना भाई। चलिए अब बढ़ते हैं अपने, आता है आपका फिजिक्स का पोर्शन, एक क्वेश्चन और आपका केमिस्ट्री का बचा है, ठीक है। तो ये सब आपको उसी आप फिजिक्स से स्टार्ट हो गया, यहाँ से चल रहा है, ठीक। ऐसा फिजिक्स का क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r ये है तो गुरुत्व जनित त्वरण g हो तो पृथ्वी सतह पर पलायन वेग v का मान होगा, क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 179 का, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, याद रखना, सब अच्छे से रट लेना। सीमांतर घर्षण बल तथा जल की अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 180, जिसका आंसर हो जाएगा सी, याद रखना, आंसर नंबर 3, ठीक, याद रखना। घर्षण गुणांक का मात्रक है, घर्षण गुणांक का मात्रक है 181, क्वेश्चन नंबर 181, जिसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, ठीक, कोई मात्रक नहीं है। घर्षण गुणांक यू तथा घर्षण गुणांक थीटा में संबंध होता है, तो 182, क्वेश्चन नंबर 182, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। किस पिंड पर लगे बल F का उसके द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण a में संबंध होता है, कैसा जो है, किसमें से कौन सा सही आपका ऑप्शन हो जाएगा? आप लोग सोचिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 183, जिसका आपका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, F बराबर m a। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगा देने पर जो है कि आपका t जो कि अंतराल में उसका संवेग परिवर्तन p में हो, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा, ये जो लिखा है। सो क्वेश्चन नंबर 184, जिसका आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक, एफ डेल्टा टी डेल्टा पी, ठीक। फिर आपसे पूछा गया कि 2 किग्रा द्रव्यमान की एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी दीवार पर टकराती तो उस वेग से वापस लौट जाए, गेंद के संवेग में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 185, जिसका आंसर होगा बी, आंसर नंबर बी, 40 किग्रा मीटर प्रति सेकंड, ठीक। एन द्रव्यमान के किसी पिंड के संवेग p और उसकी गति k के बीच संबंध होता है, तो क्वेश्चन नंबर 186, जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी, याद रखना ये सब चीज़ भाई, बार बार आपसे कह रहे हैं, सो अच्छे से पढ़ के जाना। यदि फिर आपसे पूछा गया है कि यदि किसी पिंड का संवेग 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी 2 गुना, 16 गुना, 1/2 गुना, 1/8 गुना, तो कितनी हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 187, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक, 16 गुना, याद रखना। पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा होगी, बढ़ती है, घटती है, प्रारंभ से बढ़कर घटती है, स्थिर रहती है, तो क्वेश्चन नंबर 188, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर नंबर बी, घटता है। बल तथा विस्थापन के बीच कोण थीटा के जिस मान के लिए किया गया कार्य अधिकतम होता है वह कितना? आपका क्वेश्चन नंबर 189, जिसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही होगा 0 डिग्री। वाट का मात्रक होता है ऊर्जा, वाट मात्रक होता है किसका होता है? संवेग का, आवेग का, सामर्थ्य का, शक्ति का, ऊर्जा का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शक्ति का, ठीक, पावर का। फिर आपसे पूछा गया कि द्रव के भीतर किस गहराई पर दाब का सूत्र है? द्रव के भीतर किसी गहराई पर दाब का सूत्र है, तो कौन सा इसमें से आंसर आपका हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 191, जिसका आंसर हो जाएगा डी, याद रखना, अब जो कि ऑप्शन नंबर डी।
दाब का SI मात्रक है, दाब जो आपके दाब है उसका SI मात्रक, ठीक, अच्छे से सब मात्रक पढ़ लेना, SI मात्रक और जो आपके दो फॉर्म, एक आपका MKS पद्धति में होता है, एक SI पद्धति में होता है, तो SI पद्धति सबसे मेन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। तो 192 क्वेश्चन नंबर जिसका आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर का वो है डी, ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि बल को 4 गुना कर दिया जाए तथा क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 193, ऑप्शन नंबर बी, 8 गुना हो जाएगा। चलिए, अब आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, क्वेश्चन नंबर 194, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कोई नहीं, किग्राम मीटर पर क्यूब, किग्राम मीटर पर स्क्वायर, किग्राम मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 194 जिसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कोई नहीं, ठीक है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं उसका क्या? दाब, घनत्व, आरोपित बल, अपेक्षिक बल, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 195 जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी, घनत्व, ठीक। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 196 जिसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। पूछा है ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 197, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, 101 हो जाता है, घटता है, क्या होता है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 197, द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ने पर, ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव आपका घटता है, ठीक। फिर आपके लास्ट 3 क्वेश्चन है जो है कि कुछ इस प्रकार है, दिए गए हैं। पूछा है आपसे पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, केशिका तत्व के कारण, आपका है कि वायु दाब के कारण, घर्षण बल के कारण। तो ये आपका होता है 198 जिसका ऑप्शन रहेगा पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट। किसी गैस नली में चढ़े जल का स्तंभ की ऊंचाई का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 199, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ठीक। आपसे पूछा किसी गैस नली में द्रव के चढ़ने या उतरने की घटना को क्या कहते हैं? गुरुत्वीकरण, केशिका तत्व, उत्प्लावन, पृष्ठ तनाव। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का अपने आज मॉडल पेपर 3 का, वो हो जाएगा 200 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक, केशिका तत्व, ठीक। सो फाइनली आज अपना कंप्लीट होता है मॉडल पेपर 3। सो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये आज वीडियो अच्छे से क्लियर दिखा होगा, साथ ही आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसे अच्छे से नोट किए होंगे, जो लोग आप लोगों ने जो क्वेश्चन इसमें नए नए देखे होंगे। सो इसी के साथ अब चलते हैं, देन फिर मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर या फिर जो कि 4th में, ठीक है। सो अभी का इंतजार रहेगा, आप लोग अच्छे से ज्वाइन करके इस जो है कि इस वीडियो को फुल्ली वॉच किया करिए, ठीक है। आधा देखकर छोड़िए, मतलब छोड़ा मत करिए, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। सो इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही अपने इसी प्लेटफॉर्म एग्री है CSA वाला पे। तो सभी लोग सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ठीक, चलते हैं।